सुप्रीम कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है और सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है कि क्या वो नशिस्तें उन जमातों को दे देनी चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं एज़ पार्टीज़, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर हक है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और इलेक्शन कमीशन के वो फ़ैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया वो असरअंदाज हुए और उसका नतीजे के तौर पर एक ऐसी जमात सामने आई जो किसी पार्टी के मतहत नहीं है, जो किसी एक सिंबल के मतहत नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जीते जिन्होंने सुन्नी तहरीक में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इसके ऊपर आज जजेज़ ने बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशंस भी दी, रिमार्क्स भी दिए और आइंदा आने वाले दिन जब इस केस का फ़ैसला होगा पाकिस्तानी सियासत का एक नया रुख मुतय्यन हो सकता है। आज सबसे पहले जस्टिस मंसूर साहब का एक शॉट आपको सुनवाना चाहूँगा जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि क्या अगर एक जमात हो जिसके पास सिर्फ एक नशिस्त है और बाकी पार्लिमान आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल हो तो क्या सब नशिस्तें उनको दे दें? सुनिए क्या कह रहे हैं। Example makes things very clear to me that there is only one political party with one seat and the rest are independents. This one vote would entitle them to a certain percentum in the reserved seats. That could be perhaps one for the sake of argument. And that's it. They can't say that we are just one political party with one seat in the parliament. We'll get 70 now. Is that possible? Why not? Is it possible? Because when the constitution says so. I think it doesn't say that. काजी फ़ायद ईसा साहब कह रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन पूरी इस सारी कार्रवाई के अंदर हमें जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस अतर मनिल्ला बहुत वोकल नज़र आते हैं। जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस आयशा बहुत वोकल नज़र आते हैं। इशूज़ क्या रेज़ करते हैं? इलेक्शंस के ऊपर जो शिकायत हैं, प्री पोल डिगिंग, इलेक्शन डे वायलेशन, फॉर्म 45-47 इशू, फिर वो फैसले जिसके नतीजे में बल्ले का निशान छीना गया। और काजी साहब ज़्यादातर उनसे इतफाक़ करते नज़र नहीं आते। तो जजों के अंदर दो अलहदा हमें स्कूल ऑफ थॉट नज़र आते हैं। एक जो चाहते हैं प्योरली डेमोक्रेटिक लाइंस को फॉलो करते हुए, स्पिरिट को फॉलो करते हुए फैसले किए जाएँ, और दूसरे चाहते साथ ये भी जोर देते हैं कि जो वायलेशंस हुई उसके ऊपर आंखें बंद मत करें। जैसे सदर निल्ला ने तो जो अल्फाज का चुनाव किया उन्होंने कहा कि रेत में सर दबा लें, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो खराबी हुई वो नज़र नहीं आ रही। दिखाइएगा। Whatever is everyone knows, and everyone is pretending as if we are only talking about the past. It is so important to secure the rights of the people. As a Supreme Court, today we have buried our heads in the sand, and we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, I mean, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. इससे आगे चलकर एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता उठाया जस्टिस अतर साहब ने उन्होंने बल्ले के निशान छीने जाने का जिक्र किया। ये इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर बल्ले के निशान से पार्टी को महरूम किया था। पार्टी के उनके सारे अरकान थे, उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक कर दी और बाद में हुआ ये कि पीपल्स पार्टी के जितने अरकान थे वो कोई चिमटे के निशान पे, कोई जूते के निशान पे, कोई बैंगन के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था और इस खराबी की बुनियाद वो फैसला बना। इसके ऊपर आर्गूमेंट क्या हुआ, सुनिए। I think we are confusing two things. One is the judgment of this court regarding symbol. The other thing is... Sorry, I will interrupt regarding intra-party elections. So please, snide remarks on the judgment are not acceptable. Okay? Or if you want to make snide remarks, then please read the judgment. जो जमहूरियत की रूह तकाज़ा करती है, आमतौर पर सियासी जमातें और सियासी सोच रखने वाले और जमहूरी लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे भी इसके ऊपर सवाल करेंगे। जजों ने तो अपना फ़ैसला करना है, लेकिन सियासी सोच, सियासी जमातों के अंदर जो सोच है, क्योंकि नून लीग ने 2018 के इंतखाबात में इस चीज़ को भुगता था, सज़ा दी गई थी उनको। इलेक्शन सेनेट के से पहले नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर उनके जो सैनेटर्स शेर के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया ताकि वो आइंदा के लिए आसानी से घोड़े बनाए जा सकें। जिधर वोट चाहिए हो उधर उनको धकेला जाए और वो वोट जाके उधर डाल दें। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है या गलत है? मेरे ख्याल में ये गलत है, जमहूरियत की स्पिरिट के मुनाफी है। हमारे साथ मेहमान शख्सियत अता तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात, और सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। तारड़ साहब, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसमें सियासी जमातों के अंदर भी एक सोच होगी कि क्या सियासी जमातों को इस कॉज़ को, बुनियादी स्पिरिट को सपोर्ट करना चाहिए कि जिसका जो हिस्सा है उसी को मिले। देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ को
वो जो 6 साल थे सहूलतकारी के, उस दौरान इतनी आदत पड़ गई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कि पूछने वाला कोई नहीं था। इनसे जितने जराइम सरजद हुए हैं उस लाडलेपन में हुए हैं, उस बेंट ऑफ माइंड में हुए हैं कि हमें कौन पूछेगा, स्याह करो सफ़ेद करो। यानी आज तक टिरियन जेड वाइट का केस डिसाइड नहीं हो सका। मॉरल एस्पेक्ट अपनी जगह पे, किसी और लीडर का कोई हिडन एसेट इस मुल्क के अंदर हो, लेट अलोन अ चाइल्ड, तो वो आज तो नाहल होकर घर बैठे होते। किसी और लीडर का न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के नाम से एक ऑफशोर फंड होता जो सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब ने क्लीन चिट दी, तो आज वो घर बैठे होते। ये तमाम वो माजी के फैसले हैं जिसने आदत डाली है कि नहीं, हमारा ये लेजिटिमेट राइट है, हमें ये मिलके रहेगा, हम स्याह करें सफ़ेद करें। मुझे बताइए, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक मखसूस डेट पे, मखसूस जगह पे, मखसूस टाइम पे होगा, पब्लिक नोटिस दिया जाएगा, मेंबर्स को नोटिफाई किया जाएगा। वो ना देना क्या मुस्लिम लीग नून की कमज़ोरी थी या कोताही थी, या इनकी अपनी कोताही थी जिस वजह से इनका सिंबल गया? अभी जब नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बने तो उनके मुकाबले में कितने उम्मीदवार खड़े थे? अनअपोज थे। बट अनअपोज अगर पीटीआई वाला बन जाए तो वो काफी कानून। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि वो एक हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया, इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया, इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया, एम्पल टाइम दिया गया कागज जमा कराने के लिए, एक मखसूस जगह, एक मखसूस वक्त, एक मखसूस तारीख पे ये सारे मामलात हुए। तो हमने तो आइन और कानून को फॉलो किया। कहने का मकसद ये है कि आपके पास ऑप्शन थी कि आप MWM को ज्वाइन करें या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करें। MWM ने एक सीट जीती हुई थी, इलेक्शन लड़े हुए थे, वो ज्वाइन कर जाते और मामला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ना पार्लियामेंट में वजूद है। इस तरह तो फिर आइंदा ये होगा कि 10-12 आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे होंगे, वहीं पार्टी बनाएंगे, वहीं पे अपने फॉर्म सबमिट करेंगे और कहेंगे रिजर्व सीट हमें दे दें। क्या इलेक्शन के वक्त एक रूल है कि मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मखसूस नशिस्तों की ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की लिस्ट आवेज़ा करनी है ताकि मुझे वोट देने वाले ये फैसला कर सकें कि मेरी इस लिस्ट की चॉइस पर वो अग्री करते हैं कि नहीं करते। अगर उन ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ की चॉइस से वो अग्री करते हैं वो वोट डालें, वरना ना डालें। ये भी एक बाकायदा मकसद था जिस वजह से ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का रूल आया। लेकिन पार्टी तो आपने इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दी, काजी साहब ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। आज जजों ने सवाल उठाया है जी, बाय द वे परसों जब प्रोसीडिंग्स होगी तो इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि इन्होंने किसी भी स्टेज पे अगर कोई पार्टी की लिस्ट जमा कराई थी तो वो भी जमा कराएं, और इलेक्शन के हवाले से जितनी शिकायत हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या काम किया वो भी जमा कराएं। तो ये थर्सडे को इसके ऊपर इस पार्टी ने देखे ना फेरिस्त जमा कराई, ना वो अवेजा हुई, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद था। वो पार्टी तो आउट कर दी गई ना सर। मगर बात यह कि वो किसकी कोताही थी? पार्टी आउट क्या मुस्लिम लीग नून की वजह से की गई, या उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं कराया जिस वजह से आउट की गई? आपको लगता नहीं है ये नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान बनाने का जो काम है ये पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है, हमें इससे गुरेज करना चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, इकॉनमी टेक ऑफ कर रही है, स्टेबिलिटी के साइंस हैं। तो ये कौन था जब वो था तो स्टेबिलिटी के साइंस नहीं थे, स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही थी, रुपया भी मजीद डी वैल्यू हो रहा था, आपकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बुरे थे। तो किसके सिस्टम में ना होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, ये भी आप देखें। सलमान रकम राजा साहब, ये तारिर साहब पहले तो ये अज़्म इस्तेहकाम की नोयत क्या होगी, पहले तो इसकी वजाहत कर दें। क्या फ़ौज जाएगी, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी, पूरे इलाके खाली कराएगी, या रद्दुल फसाद की एक्सटेंशन होगी, क्या शक्ल क्या है इसकी? देखिए, कोई नो गो एरिया नहीं है इस वक्त। पहले नो गो एरियाज़ होते थे, जो मकामी लोग हैं उनकी नकल मकानी करवाई जाती थी, उनको किसी और सेफ मकाम पे मुंतकिल किया जाता था, महफूज मकाम पर, और फिर ऑपरेशन होता था। अब एरिया सारे क्लियर हैं, मगर एक नरेटिव आया है, एक पॉलिसी आई है, एक सोच आई है जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम है, जिसके तहत हमें इनके सहूलतकारों को, इनके बयानिए को, इनके स्लीपर सेल्स को, इन तमाम चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना होगा। आपके इल्म में है कि नेशनल एक्शन प्लान 2014 ऑनवर्ड्स बड़ी खुश असलूबी से चला। 2018 में फिर अब ये जो बात कर रहे हैं, मेरे तो उस्ताद है, मैं तो अदब अदब में रह के ही गुजारिश कर सकता हूँ कि एक लीडर आया जिसने तालिबान जो हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर वो रखते थे, उन्होंने तालिबान को सवात में बसाया आके, और उनकी फिर इनग्रेस होती गई और उन्होंने आके जो है वो एक तबाही बर्बादी मचा दी। ये आज जो जेलों में भी बंद लोगों को छोड़ा नहीं, तो मुझे आप यहाँ तक देखें कि सदारती जो एक पार्डन होता है, पार्डन दिया गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दहशत गर्दों को दिया गया इमरान खान साहब के कहने पे, तब पूरा सेटअप जो है वो मिलकर ये काम कर रहा था। तो मुझे बताइए आज जब उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सादार थी, बिल्कुल होंगी। इमरान अकेला ये फैसला नहीं, बट इमरान अकेला फिर खड़ा हो जाता ना, इतनी चीजों पे खड़ा हो जाता, कहता जी मैंने नहीं करना। पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी रोल दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया।
दिखाया। इस पे पॉलिटिकल ओनरशिप थी। इनके लोग टॉक शोज में आके तालिबान को डिफेंड करते थे। जान अल्लाह ताला को देनी है, अल्लाह ताला की जात से डरता हूं, किसी से डरता, डंके की चोट पे कहूंगा कि ये तब तालिबान के सिंपथाइजर थे, ये आज भी उनके सिंपथाइजर हैं। ये वापस लाए, उनको बसाया, उनके पार्डन्स ग्रांट किए, उनको जेलों से रिहा किया। आज जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में किसकी हुकूमत है? शाम को टोल टैक्स कौन कलेक्ट करता है, नाके कौन लगाता है? पता करवाएं, आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्या जनूबी केपी जो है वो इस ऑपरेशन का एक फोकस्ड एरिया? ये एक सवाल है जो बार बार केपी से आ रहा है, बार बार आ रहा है। यू हैव टू एक्सप्लेन। ये तो बिल्कुल बात तय है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसकी निशानदेही की, और जब अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई तो अज़्म इस्तेहकाम के नाम को भी उन्होंने एंडोर्स किया। और उनकी बात ठीक है कि ऑपरेशन की बात नहीं हुई, वो ठीक कह रहे हैं, मगर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ठीक है, हम इसको एंडोर्स करते हैं। चारों वज़रा आला मौजूद थे, CMG भी मौजूद थे, AJK की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। तो ये एक ओवरऑल बयानिया है जिसमें इंटेलिजेंस। क्या जनूबी केपी फोकस होगा इसमें, क्योंकि वो है ट्रबल्ड एरिया? देखिए बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ ये मसला है वहाँ पे ऑब्वियसली तवज्जो ज़्यादा होगी। ये क्या है, जैसे SIFC था इन्वेस्टमेंट के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है अफगानिस्तान वाले रास्ते से, लोकल लोगों को बाढ़ काफी लग गई है, बाढ़ के बावजूद हो रही है। बाढ़ इज नॉट सक्सेस स्टोरी, बाढ़ के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है। लोग अंदर आते हैं, हमारे फौजियों को शहीद करते हैं रोजाना। ये जो हम शहादतें उठा रहे हैं 5-5, 6-6 लोगों की, हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं हमारे, इसीलिए हो रही है कि बाढ़ इज नॉट सक्सेस। देखिए उधर भी मेजर्स लिए जा रहे हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए थी। ये क्यों बना, एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई गई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। DI खान में ऑपरेशन की क्या शक्ल होगी? मैं थोड़ा सा इस पे ये आपसे वजाहत चाहता हूं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहां आपको एड्रेस करना प्रॉब्लम। देखिए जहां जहां ये मसले हैं वहां स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाएगा, मगर मैं आपको अर्ज कर रहा हूं जो ओवरऑल पॉलिसी ये है कि देखिए फौज एरिया क्लियर करती है, उसके बाद फिर वहां पे इन्फिल्ट्रेशन। मसला क्या है? हमने ये एपेक्स कमेटी क्यों बुलाई नेशनल एक्शन प्लान की, कि तमाम इंटेलिजेंस इदारे, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद थी, वज़रा आला मौजूद थे, कि अब ये कोहीजन चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम इस चीज़ का नाम है कि अब मिलजुल के जनूबी इज़्ला में फौज ऑपरेशन करेगी, देखिए होल्ड करेगी, और उसके बाद जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट है उसको आप स्ट्रेंथन करेंगे। यही 3 प्रॉन्ग्ड होंगे। जो अज़्म इस्तेहकाम की स्पिरिट है कि अब मिलजुल के होगा, इसमें पुलिस भी किरदार अदा करेगी, इसमें बाकी इदारे भी करेंगे, ये मिलजुल के। लीड रोल किसका है? फौज का? देखिए इसमें लीड रोल जो है वो एपेक्स कमेटी का है। एपेक्स कमेटी के तहत फिर रोल्स डिफाइन होंगे। यू हैव टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि यहाँ आपको मेरे ख्याल में कुछ असलाह में फौजी ऑपरेशन दोबारा करने हैं, आपको इसकी ओनरशिप लेनी है तो आपको कौम को बताना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल वो कौम को बताएंगे। जनूबी इज़्ला के अंदर आपको फौजी ऑपरेशन करने हैं, वहाँ होल्ड करना है आपने, फिर लोकल लॉ एनफोर्समेंट को करो ना। देखें इसमें मकामी लोगों ने भी किरदार अदा करना है, पुलिस ने भी करना है, इंटेलिजेंस इदारों ने भी करना है, फौज ने भी करना है। ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिए गई है कि वंस एंड फॉर ऑल इस मेनेस को जो है वो रूट आउट किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ा जाए। करते नहीं है।